नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV27 न्यूज MPCG के हमारे इस दूसरे धन गुरु प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ विदिशा बड़किलवार और आज के इस धन गुरु प्रोग्राम में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रदीप करमवीलकर सर, जो एंटरप्रेन्योर है फाइनेंशियल मार्केट में। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी, इलेक्शन के बाद या यूं कहे 4 जून के नतीजे आने के बाद बाजार में लगातार तेजी जारी है, आप इसको कैसे देखते हैं? सेंसेक्स में तेजी, मैं हमेशा इसको इस ढंग से लिखता हूं कि यह एक सेंसिटिव इंडेक्स है। बाजार में जो कुछ होता रहता है, राजनीतिक उथल पुथल हो या वैश्विक समस्याएं हो या अर्थव्यवस्था में कोई भी चेंज हो, ये सेंसिटिव है, ये तुरंत रिएक्शन करता है। सो एज ए इन्वेस्टर और एज ए इकोनॉमिस्ट इस पे इनके नंबरों पे बहुत अधिक नहीं जाना चाहिए। हम ये मान सकते हैं कि सरकार की स्थायी रूप को देखते हुए यह शायद ऊपर बढ़ रहा है। जी। अभी की स्थिति क्या है मार्केट की और आगे की ट्रैजेक्टरी आप क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से सरकार वही है, मंत्री भी लगभग वही के वही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का थीम भी वैसा ही रहेगा। शेयर मार्केट अगले 2-3 वर्षों तक पॉजिटिव बने रहने की संभावना है। उतार चढ़ाव उसका एक बेसिक नेचर है, वो होते रहेंगे। जी जी जी। और आने वाले समय में क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, जरा एक बार रुक करा दीजिए। क्या कुछ देखने को मिलेंगे? देखिए, विश्व में अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अलावा हम वैश्विक व्यवस्थाओं को भी अगर देखते हैं तो विश्व बहुत अधिक अशांत है। कई जगहों पर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। आने वाले समय में अमेरिका में भी इलेक्शंस हैं और देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, पर भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत की जो स्थिति है वो पॉजिटिव है। और जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो हो रही है, हम सेंसेक्स को या निफ्टी को आगे की ओर ही अग्रसर होता हुआ देखेंगे। बीच में छोटे मोटे समयागत कभी भी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। जी। क्या सच में मिड कैप शेयर या फंड और या स्मॉल कैप कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, इन सबके बेसिकली मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इन सबका थॉट, इन सबका जो कैप है, जो इन सबका रिस्क एपेटाइट है, अलग अलग है। स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स कहें या स्मॉल कैप्स की बात करें तो ये हमेशा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें रिस्क उनकी ज़्यादा होती है, वही व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करता है, क्योंकि ये फॉल भी उतने ही जल्दी होते हैं। तो इन सब का जो नेचर है वही काफ़ी अलग है। लेकिन हाँ, आज के डेट में निफ्टी पे भी जो स्मॉल फंड्स हैं वो भी उपलब्ध हैं और धीरे धीरे वो लोग भी मेन बोर्ड पे आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कंपनियां स्मॉल कैप से मिड कैप की ओर, मिड कैप से लार्ज कैप की ओर जाती हैं, पर इनके नेचर में ही फ़र्क होता है। तो ये कंधे से कंधा नहीं, ये तो अपने अपने सेगमेंट्स में चलती रहती है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? इसमें कितना रिस्क है और क्या इसमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP आज की डेट में एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। यह कोई अलग से फंड नहीं है, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की एक विधि है। जब भी कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास एक साथ पूरा फंड नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, पर मैं हर महीने 10,000 रुपये लगा सकता हूँ, तो वो जो हर महीने 10,000 रुपये एक निश्चित तारीख पे लगाता है, उसको हम SIP कहते हैं। वो बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई मेरे अकाउंट में से हर महीने 10,000 रुपये एक नियत तारीख को डिडक्ट हो जाने चाहिए और इस म्यूचुअल फंड में लग जाना चाहिए, इस स्कीम में लग जाना चाहिए। उस स्कीम में जब तक वो लगते रहते हैं उसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, उसी को हम SIP कहते हैं। और इसमें ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अल्टीमेटली आप ये मानते हैं कि हमको शेयर मार्केट को किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में टाइम नहीं करना है। जब हमको टाइम नहीं करना है तो हमें ऐसा करना होता है कि हम उसमें लगातार इन्वेस्टेड होते रहें, बाजार ऊपर नीचे होता रहे, लेकिन एक निश्चित तारीख पर आपका पैसा उसमें लगता रहे। तो इसमें एवरेज आउट हो जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, सो रिस्क बहुत कम होती है। जी। SIP में कब फिर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि रिटर्न्स ज़्यादा मिल सके? नहीं, देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, जब आपके पास अकाउंट में पैसे हों और आप एक्स्ट्रा पैसे हों, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही ये होता है कि जब आपके बाकी के खर्चे और ये सब चीज़ें निकल चुकी हों, तो जो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए बचता है, जिसको आप लंबे समय तक लगा सकते हैं, जिस दिन वो आपके पास हो उस दिन आप SIP में एंटर कर सकते हैं। जी। राइट कंपनी कैसे चूज करें अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए? देखिए सर, अपनी अपनी विचारधारा है, पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करने वाले हैं और होल्ड कर सकते हैं, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में जाना चाहिए। उन कंपनियों के जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनके वैल्यू सिस्टम हैं, उनके बिजनेस मॉडल्स हैं, अगर आप उनको देखते हुए, प्रमोटर्स हैं, उनको देखते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं
तो लंबे समय में वो कंपनियां बहुत अधिक रिटर्न देती हैं। वो टेक्निकल एनालिसिस या फ्लक्चुएशंस या सिचुएशनल नहीं होती, वो लगातार बढ़ती जाती हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल तक वो कंपनियां लगातार ग्रो करती हैं। देखिए, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, पर वो कंपनियां एक नई निश्चित समय पर निश्चित रिटर्न देती ही रहती हैं। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। क्या म्यूचुअल फंड इक्विटी से बेहतर है, आपको क्या लगता है? नहीं, म्यूचुअल फंड को हम अगर हिंदी में समझें तो साझा कोष है। इक्विटी, डेट सब तरह के म्यूचुअल फंड है, तो वो इक्विटी से बेहतर है या नहीं। अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उसमें सभी प्रकार की इक्विटी ही है। इक्विटी का मतलब विभिन्न कंपनियों के इक्विटी शेयर ही हैं। उसमें साझा कोष है, अर्थात बहुत सारे इन्वेस्टर छोटे छोटे अमाउंट लगा के उस कंपनी के उस पोर्टफोलियो को खरीदते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो इक्विटी का होगा वो चूंकि एवरेज आउट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं 1 लाख रुपए किसी एक कंपनी के शेयर में लगा देता हूं, बजाय उसके मैं उस म्यूचुअल फंड में लगाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं बैंक में लगाना चाहता हूं, तो मैं SBI का मैंने शेयर खरीद लिया, ठीक है, मेरे पास 1 ही लाख रुपए है। अब मैं सोचता हूं कि अगर शेयर ऑफ SBI कम हो जाता है तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आता है या कोई मुझे कहता है कि यार आपके पास अगर पांचों SBI, HDFC, ICICI सभी का अगर कोई एक मिक्स पोर्टफोलियो हो और पांचों शेयर एक साथ खरीद लिए जाएं और उसमें आपके 1 लाख लगा दिए जाएं, तो आप क्या कहेंगे? वो म्यूचुअल फंड हो गए, आप एवरेज आउट हो गए। सो बेसिकली मिक्स ऑफ वेरियस इक्विटीज इज म्यूचुअल फंड, जिसमें निवेशक साझा कोष क्यों कहते हैं? साझा इसलिए क्योंकि बहुत सारे निवेशक छोटे छोटे अपने फंड्स लगाते हैं और उससे उन इक्विटीज में पैसा जाता है। जी। इनिशियल कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है मार्केट में एंटर होने के लिए? देखिए, म्यूचुअल फंड्स में तो आज की डेट में SIP से आप मिनिमम 1000 रुपए से भी एंटर हो सकते हैं, एंड सेम आप इक्विटी मार्केट्स में भी जा सकते हैं। आपके पास 5000 रुपए हैं, आप 5000 रुपए से कोई ना कोई शेयर तो ज़रूर खरीद सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितना, 5000 रुपये पे आपको 10% भी अगर मिलेगा तो 85 रुपये मिलेगा ना, तो आपकी एपिटाइट पूरी नहीं होगी। तो हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो कम से कम एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आप मंथली मोड में जा रहे हैं तो 5000, 1000, 10,000 जैसा आपका इन्वेस्टमेंट का आपकी एपिटाइट है या जितना आपके पास क्षमता है उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए। यूथ को अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो कैसा माइंडसेट रखे, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, जरा मार्गदर्शन कर दीजिए। देखिए, पिछले 30 साल के मेरे अपने अनुभव से कह सकता हूं कि यूथ को हमेशा ट्रांजैक्शनल बिजनेसेस अच्छे लगते हैं। अर्थात आज खरीदा, तुरंत बेचा, कुछ मार्जिन कमाया, उस पैसे को बेचा। सो एक वो माइंडसेट है जिसको हम ट्रांजैक्शन के आधार पर ट्रेडर्स कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर यूथ शुरू में ट्रेडर ही होता है और वो ट्रेडिंग से ही शुरू करता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि जैसे जैसे वो ट्रेडिंग को बेहतर करता जाता है, अप्स एंड डाउन्स को देखता है, कुछ लॉसेस उठाता है, कुछ प्रॉफिट्स उठाता है, तो वो धीरे धीरे बेहतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। तो युवाओं को मैं यही कहूँगा कि अपने जो पैसे हैं उनका कुछ ट्रेडिंग में ज़रूर लगाइए, लेकिन एक पोर्शन उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ज़रूर खर्च करिए। जी। SGP, सिक्योर गोल्ड बॉन्ड, इसमें इन्वेस्ट करना सेफ है कि नहीं, आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स हमेशा ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। FD का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? FD का अल्टरनेटिव FD है। देखिए, आप समझिए, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स जो बने हैं, FD है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, ये इन्वेस्टर की साइकी पर, रिस्क एपिटाइट पर डिपेंड करता है। जो FD की रिस्क रखता है, जिसको निश्चित पैसे चाहिए, वो कभी भी किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं उठाएगा। FD का अल्टरनेटिव FD है। हाँ, अगर आपको आपकी रिस्क उठाने की क्षमता है, मैं आपसे कहूँगा आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो सकते हैं। जी। दर्शकों का एक और सवाल था, क्या FD से ज्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ठीक होगा? रिस्क फैक्टर इसमें कितना है? देखिए, शेयर मार्केट और FD दो बहुत अलग अलग सेगमेंट है। FD एक रिस्क को बहुत कम करता है, लिमिटेड करता है, रिटर्न को भी लिमिटेड करता है। इट्स ऑल अबाउट रिस्क इज प्रोपोर्शनल टू रिटर्न्स। आप जितना अधिक रिस्क उठाएंगे उतना अधिक रिटर्न की संभावना है। शेयर मार्केट में या इक्विटी में पैसा लगाने में रिटर्न्स दिखते भी हैं, लेकिन रिस्क भी उतनी ही है FD मार्केट में। सो इट्स ऑल अबाउट योर रिस्क एपिटाइट। अगर आपको लगता है, और मैं हमेशा इसमें थंब रूल कहता हूं, अगर आप कहीं पैसे लगाते हैं और आपको रात को नींद बेहतर नहीं आ रही है तो उस जगह पर पैसे मत लगाइए। आप जहां पैसे लगा के सोच सकते हैं कि हाँ, आई एम सेफ, आई कैन अर्न मनी, यू कैन इन्वेस्ट देयर।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कौन सा बेटर है? हमेशा ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर होते हैं। जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो अपन इन लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। बहुत फेमस इन्वेस्टर है वॉरेन बफे, कहते हैं कि आप हमेशा सुनते होंगे रियल एस्टेट या सभी इक्विटी में लोग कहते हैं अरे पता नहीं ये जो शेयर आज 2000 रुपए का है ये एक ज़माने में 20 रुपए का था, तब हमारे पापा ने इसको खरीदा ही नहीं। या ज़मीन के बारे में भी लोग कहते हैं पहले साहब ये ज़मीन 2 लाख रुपए एकड़ थी, अब 2 करोड़ रुपए एकड़ हो गई, तब हमने इन्वेस्ट नहीं किया। सो रूल इज़ वेरी सिंपल, ही सेज आप आज खरीद लीजिए और 25 साल के लिए होल्ड कर लीजिए। वो 2 लाख की ज़मीन 2 करोड़ हो जाएगी, 2 करोड़ की ज़मीन उसको 25 करोड़ हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट टाइम पीरियड यू इन्वेस्टेड इन द मार्केट। जी, कौन सा सेक्टर बेनिफिट के लिए चूज करना चाहिए, आपको क्या लगता है? कौन सा सेक्टर से मतलब? कई सारे जो मार्केट, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर रिस्क एंड रिटर्न। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अधिक है तो आप इक्विटीज में जा सकते हैं, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत लो है तो आप पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट्स, बैंक एफडीज में जा सकते हैं। जी, आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश, कोई टिप आपकी तरफ से? एक ही टिप है, हमेशा मार्केट में कभी भी जब भी आप इन्वेस्ट करें एक प्रूडेंट इन्वेस्टर बने, अर्थात आप हमेशा अपने नॉलेज और अपने डिसीजन से ही शेयर मार्केट्स में इक्विटीज़ को पिक करें। कभी भी बाजार की हवा के अनुसार इक्विटीज़ को पिक न करें। आप देखें जिस बिजनेस को आप समझते हैं उस बिजनेस को आप खरीदिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप करमबेलकर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस धन गुरु प्रोग्राम में ये थे हमारे साथ प्रदीप करमबेलकर सर, जो कि एंटरप्रेन्योर है फाइनेंशियल मार्केट में। फिलहाल अभी के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहे टीवी 27 न्यूज़ MPCG डिजिटल। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।